नमस्कार। आज हमारे सामने है 2026-27 के बजट की मुख्य विशेषताओं वाला दस्तावेज। इसका शीर्षक है विकसित भारत, महत्वाकांक्षा और समावेशन में संतुलन। काफी भारी भरकम शीर्षक है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है कि इन शब्दों और आंकड़ों के पीछे सरकार का आर्थिक नजरिया क्या है और आने वाले साल के लिए उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, इसे समझा जाए। बिल्कुल। और ये दस्तावेज सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, ये एक तरह से एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। हाँ, इसमें एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस मतलब अनिश्चितता की जगह कार्रवाई और रिफॉर्म ओवर रेटोरिक यानी बयानबाजी की जगह सुधार जैसे वाक्यांश इस्तेमाल हुए हैं। ओके। और ये साफ तौर पर कहता है कि इकोनॉमी 3 मजबूत स्तंभों पर टिकेगी। ऐसी महंगाई जो काबू में हो, लगातार चलने वाला विकास और सबसे जरूरी सरकारी खर्चों में अनुशासन। ठीक है। इसमें सरकार के संकल्प का भी जिक्र है, जिसका लक्ष्य है आर्थिक विकास को गति देना और सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से लोगों की उम्मीदों को पूरा करना। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकास के इंजनों की। दस्तावेज में मैन्युफैक्चरिंग पर मतलब देश में चीजें बनाने पर बहुत जोर है। हाँ, ये तो है। और इसमें कुछ बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और बायोफार्मा शक्ति। ये सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की सोच क्या है? देखिए, यहाँ रणनीति सिर्फ मेक इन इंडिया से आगे की है। ये सीधे तौर पर पिछले कुछ सालों में हुए वैश्विक बदलावों का नतीजा है। जैसे कि हमने देखा कि कैसे कोविड के दौरान चिप की कमी से गाड़ियों से लेकर फोन तक का उत्पादन रुक गया था। तो ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो उसी वैश्विक सप्लाई चेन के जोखिम को कम करने की कोशिश है। अच्छा, तो मतलब भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर स्थापित करना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक औद्योगिक नीति नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक कदम भी है। और बायोफार्मा के साथ भी यही बात है। हम दवाओं और वैक्सीन के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते। यानी ये आत्मनिर्भरता की बात है, वो भी उन क्षेत्रों में जहां भविष्य की तकनीक दांव पर लगी है। सही। लेकिन क्या ये सिर्फ नई चमचमाती फैक्ट्रियों के बारे में है या हमारे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी इसमें कुछ है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भविष्य पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना नहीं है। इसीलिए 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को फिर से जीवित करने की योजना भी है। सोचिए, लुधियाना का होजरी उद्योग या मुरादाबाद का पीतल का काम। हाँ, जो पारंपरिक उद्योग हैं। उन्हीं पारंपरिक ताकतों को नई तकनीक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने की कोशिश है। ये एक अच्छा संतुलन है। और मुझे लगता है कि सिर्फ योजना ही नहीं है, बल्कि टैक्स सुधारों की भी एक लंबी सूची है जो इन्हें जमीन पर उतारने में मदद करेगी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी योजनाओं की घोषणा करना एक बात है, लेकिन उन्हें उद्यमियों के लिए फायदेमंद बनाना दूसरी। सही। दस्तावेज में इसका जिक्र है, जैसे माइक्रोवेव ओवन बनाने में लगने वाले कुछ पुर्जों या विमान निर्माण में इस्तेमाल होने वाले हिस्सों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत में इन चीजों को बनाना सस्ता हो जाएगा, बाहर से मंगाने से सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल, यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो मेक इन इंडिया को हकीकत में बदलते हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है, लेकिन भारत की असली ताकत तो हमेशा से इसका सर्विस सेक्टर रहा है। जी, क्या ये बजट सिर्फ फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि दस्तावेज सर्विस सेक्टर को सिर्फ आईटी के चश्मे से नहीं देखता। ओके। इसका दायरा बहुत बढ़ाया गया है। जैसे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का जिक्र है, इसके तहत निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 5 हब बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म मतलब दुनिया भर के लोग सिर्फ इलाज के लिए भारत आएंगे। इससे हमारे अस्पतालों को तो फायदा होगा ही, साथ ही होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। ये तो काफी दिलचस्प है। और एक और नया शब्द मैंने देखा, ऑरेंज इकोनॉमी। ये क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, खासकर एनिमेशन, गेमिंग और फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स में। हाँ बिल्कुल। इस बजट में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब स्थापित करने की बात कही गई है। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। तो एक तरह से हम अपने युवाओं को कंटेंट बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, सरकार कह रही है कि हम उन्हें कहानी सुनाने के लिए तैयार करेंगे, जो भविष्य में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। पर्यटन में भी कुछ नई पहलें दिख रही हैं, जैसे नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। ये क्या है? इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। ये डिजिटल नॉलेज ग्रिड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां आपको उस जगह के बारे में हर जरूरी और भरोसेमंद जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। अच्छा, तो प्लानिंग आसान हो जाएगी। बिल्कुल।
इसके अलावा पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट को विकसित करना भी एक बड़ा कदम है जो उस क्षेत्र में पर्यटन को नई ऊंचाई दे सकता है। और हमारे पारंपरिक आईटी सेक्टर के लिए भी कुछ है। सेफ हार्बर की सीमा बढ़ाने का जिक्र है, इसका क्या मतलब है? सेफ हार्बर एक तरह का टैक्स एग्रीमेंट होता है जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पहले से ही सरकार के साथ तय कर लेती हैं कि उन्हें कितना प्रॉफिट भारत में दिखाना है और कितना टैक्स देना है। तो इससे टैक्स विवाद कम होते होंगे? हाँ बिल्कुल। पहले ये सुविधा सिर्फ 300 करोड़ रुपए तक के लेन देन वाली कंपनियों के लिए थी, अब इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, मतलब कम कागजी कार्रवाई, कम मुकदमेबाजी और बिजनेस करने में ज्यादा आसानी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ये दो इंजन हो गए, लेकिन किसी भी गाड़ी को दौड़ने के लिए एक मजबूत सड़क की जरूरत होती है। एक शब्द जो बार बार आ रहा है वो है पब्लिक कैपेक्स। सीधे शब्दों में इसका क्या मतलब है? पब्लिक कैपेक्स या पूंजीगत व्यय का सीधा मतलब है सरकार का वो खर्च जो देश में सड़कें, बंदरगाह, रेलवे लाइनें जैसी लंबी चलने वाली संपत्ति बनाने पर होता है। अच्छा, ये रोजमर्रा के खर्चों से अलग है? हाँ, तनख्वाह या सब्सिडी से अलग। इस पर जोर इसलिए है क्योंकि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्च करती है तो इकोनॉमी में उसका असर कई गुना होता है। सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है, मजदूरों को काम मिलता है। दस्तावेज दिखाता है कि इस खर्च में 2015 से 2027 तक एक जबरदस्त उछाल आया है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल, जैसे पूर्व में बंगाल के दानकुनी को पश्चिम में गुजरात के सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ओके। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये व्यापार की एक धमनी होगी जिससे माल ढुलाई बहुत तेज और सस्ती हो जाएगी। और इसके अलावा 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने की योजना है। हम हमेशा सड़कों और ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन नदियों के रास्ते माल भेजना बहुत सस्ता और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होता है। सही है। और क्या ये विकास सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है? नहीं, और यही इस योजना की खास बात है। दस्तावेज में साफ तौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये जो बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर और जल मार्ग बन रहे हैं, इन्हें चलाने के लिए जाहिर है ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा के मोर्चे पर यह दस्तावेज क्या कहता है? यहाँ एक बहुत ही सोची समझी दोहरी रणनीति दिखती है। दोहरी रणनीति? हाँ, एक तरफ भविष्य की हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है और दूसरी तरफ देश के लिए आज की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। भविष्य के लिए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। एक मिनट, ये CCUS क्या है? ये काम कैसे करता है? ये एक ऐसी तकनीक है जो बड़ी फैक्ट्रियों और बिजली घरों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने से पहले ही पकड़ लेती है। अच्छा। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को पाइपलाइन के जरिए ले जाकर जमीन के बहुत नीचे सुरक्षित तरीके से स्टोर कर दिया जाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक तरीका हुआ? बिल्कुल। इसी तरह बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है ताकि हम सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर कर सकें। ये तो ही भविष्य की बात। लेकिन हमारी आज की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? नहीं, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया है। और यही इस रणनीति की व्यवहारिकता है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो कस्टम ड्यूटी छूट मिलती थी उसे 2035 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी साथ साथ चलेंगे? हाँ, क्योंकि देश को 24 घंटे लगातार बिजली देने के लिए परमाणु ऊर्जा जैसे स्थिर स्रोतों की जरूरत है। तो ये नई और पुरानी दोनों तरह की ऊर्जा का एक मिला-जुला रास्ता है। ठीक है, हमने शहरों, फैक्ट्रियों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन देश की आधी से ज्यादा आबादी तो कृषि पर निर्भर है। क्या इस बजट के पिटारे में किसानों के लिए भी कुछ है? बिल्कुल, और यहाँ भी सोच सिर्फ पैदावार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े इस पर है। मतलब वैल्यू एडिशन पर जोर है। एकदम सही। उदाहरण के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए खास कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ताकि उनकी ब्रांडिंग हो और बेहतर दाम मिले। मत्स्य पालन यानी मछली पालन की पूरी चेन को मजबूत करने की बात है। और यहाँ भी तकनीकी कोई भूमिका है। हाँ, और ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। भारत विस्तार नाम का एक कार्यक्रम है जिसके जरिए कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लाया जाएगा। कृषि में AI,
वो कैसे हैं? सोचिए, एक किसान को एआई उसके फोन पर ये बता रहा है कि मौसम के हिसाब से उसे कब और कितना पानी देना है, या उसकी फसल में कौन सी बीमारी लगने का खतरा है। अरे वाह! ये सिर्फ पैदावार नहीं बढ़ाएगा, बल्कि किसान का खर्च भी कम करेगा। ये खेती को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन सभी बड़े आर्थिक सुधारों के अलावा दस्तावेज में आम लोगों के लिए जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए भी कई टैक्स से जुड़े प्रस्ताव हैं। इसमें आम आदमी के लिए क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स से जुड़े नियमों को सरल और लोगों के अनुकूल बनाना है, ताकि डर कम हो और भरोसा बढ़े। हाँ, एक बड़ा उदाहरण है विदेश यात्रा के लिए टूर पैकेज पर लगने वाला TCS। इसे 20% और 5% की अलग-अलग दरों से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। ये तो उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो विदेश घूमने का सपना देखते हैं। बिल्कुल। और टैक्स फाइल करने वालों के लिए भी कुछ सहूलियतें हैं। आहारिक बदलाव किया गया है। अगर आपने अपना टैक्स रिटर्न भर दिया है और बाद में कोई गलती पता चलती है, तो उसे सुधारने के लिए पहले 31 दिसंबर तक का समय मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। अच्छा, तो ज्यादा समय मिलेगा। हाँ, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी टैक्स से जुड़ी गलतियों को अब अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। संदेश साफ है, सरकार ईमानदार करदाताओं पर भरोसा करना चाहती है। तो इतनी सारी योजनाएं, इतना बड़ा निवेश और टैक्स में छूट, इन सब के बीच सरकारी खजाने की सेहत कैसे दिखती है? घाटे और वित्तीय अनुशासन के बारे में ये दस्तावेज क्या कहता है? ये किसी भी बजट का सबसे जरूरी सवाल होता है और दस्तावेज इस पर पूरी पारदर्शिता दिखाता है। मुख्य लक्ष्य है राजकोषीय समेकन, यानी फिस्कल कंसोलिडेशन। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? आमदनी 100 रुपए है और खर्चा 105 रुपए, तो 5 रुपए आपका घाटा है, जिसके लिए आपको उधार लेना पड़ता है। सही। सरकार इस घाटे को देश की कुल आमदनी यानी GDP के मुकाबले 4.3% पर लाने का लक्ष्य रख रही है। ये तो एक लक्ष्य हुआ, लेकिन अक्सर ऐसे लक्ष्य बना तो लिए जाते हैं, पर पूरे नहीं हो पाते। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यह लक्ष्य सिर्फ देश के लिए नहीं होता, ये दुनिया भर के निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक संदेश होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिम्मेदार हाथों में है। अच्छा, तो इससे विदेशी निवेश आता है? हाँ, और कर्ज की बात करें तो 2030 तक कुल सरकारी कर्ज को GDP के 50% तक लाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये बजट दस्तावेज एक विकसित भारत का नक्शा पेश करता है। एक ऐसा भारत जिसकी नींव मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, नए जमाने की सेवाओं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखी गई है, और इन सब के ऊपर सरकारी खर्चों में अनुशासन की एक मजबूत छत है। बिल्कुल, और इन सब के केंद्र में आम आदमी के जीवन को आसान बनाने पर साफ ध्यान दिया गया है। सही। ये एक रोड मैप है जो बड़ी पैमाने की महत्वाकांक्षा को छोटे छोटे व्यवहारिक और जमीनी सुधारों के साथ संतुलित करता है। तो ये सिर्फ बड़ी बातें नहीं करता, उन्हें लागू करने का तरीका भी बताता है। हाँ, चाहे वो MSMEs के लिए पेमेंट का सिस्टम हो या फिर किसानों के लिए AI का इस्तेमाल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार, ये दस्तावेज कृषि से लेकर शासन तक हर क्षेत्र में AI जैसी तकनीक को अपनाने और बड़े संरचनात्मक सुधारों पर बहुत जोर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि बजट में ये तो बताया गया है कि क्या और कैसे करना है, लेकिन देश के हर कोने में इन प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए हमारे समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे कार्यबल में किस तरह के कौशल और मानसिक बदलावों की जरूरत होगी।